Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. ये वीडियो आप तक EACT क्लासेस के YouTube चैनल से पहुंच रहा है और अगर आप इस वीडियो की PDF और बाकी वीडियोस की PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, आप वो EACT क्लासेस के टेलीग्राम चैनल t.me/EACT क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हो या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे जाके EACT क्लासेस सर्च कर सकते हो, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स लाइक जनरल नॉलेज जिसमें ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, कल्चर एंड हेरिटेज, कंप्यूटर अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, रीजनिंग जैसे टॉपिक्स की वीडियोस चाहिए तो आप EACT क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ विल टॉक अबाउट द स्टेट्स, यानी पार्ट 6 जो है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आर्टिकल्स हैं फ्रॉम 152 टू 237, जिसमें आपके आर्टिकल्स आते हैं रिलेट टू द स्टेट वेयर इन वी टॉक अबाउट द गवर्नर या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है गवर्नर की। तो गवर्नर का जो आर्टिकल है दैट इज आपको याद रखना है, दैट्स आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 इट स्पेसिफाइज दैट देयर शिल बी अ गवर्नर, ठीक है। एंड आर्टिकल 153 जो है अगर आप वहाँ से कंपेयर करोगे तो वहाँ से हमारा आर्टिकल 52 होता है फॉर द प्रेसिडेंट एंड 153 इज़ फॉर द गवर्नर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पे आपको होता है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड, तो वैसे ही जो गवर्नर होता है, गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो गवर्नर को इलेक्ट, जिस तरह से हम प्रेसिडेंट को देखा हमने कि वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नर को कोई इलेक्ट नहीं करता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, रादर ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही है जो कि अपॉइंट करता है गवर्नर को, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 153 आता है। इसके बाद अपॉइंटमेंट उसकी जो होती है अंडर आर्टिकल 155, वो हमने बोला कि इसको डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फिर इसके बाद आता है टर्म ऑफ द ऑफिस जो 156 के अंडर आता है। इसकी भी जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की होती है लाइक द प्रेसिडेंट। एंड इसके अगर क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन जो इसके होते हैं, फर्स्ट ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकेंड ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, एटलीस्ट वो 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए। यही दो क्वालिफिकेशन रखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं लाइक वो ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, उसका वो नहीं होना चाहिए मेंबर। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी एक कंडीशन है। इसके अलावा भी और कंडीशंस हैं जो दी गई हैं, लेकिन प्राइमरली जो आपको याद रखनी है, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, जैसे प्रेसिडेंट के लिए 35 साल है, सेम इसके लिए भी 35 साल है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड इसके अलावा ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंड ये इसके क्वालिफिकेशंस की हमने बात की जो 157 के अंदर आते हैं। इसके बाद 159 में ऑथ्स एंड अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर बताई गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जैसे वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्रेसिडेंट दैट एड द अंडर आर्टिकल 74 वो आता था, दैट शैल एड द प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में भी होता है, दैट शैल एड एंड एडवाइज द गवर्नर अंडर द हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे, अगर आपको याद होगा हमारे पास अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अंडर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे अंडर आर्टिकल 165 होते हैं हमारे एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र आप मान सकते हो या स्टेट गवर्नमेंट के जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। इसके बाद कंडक्ट ऑफ बिजनेस 166 है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। वहाँ पे अगर आप पार्लियामेंट, अगर आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट होता था 79, यहाँ पे 168 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, यानी स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन होगा ये आपके इसमें दिया हुआ है। वहाँ पार्लियामेंट में दिया हुआ था कि प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मिला के आपका पार्लियामेंट बनाते हैं। यहाँ पे फॉर एवरी स्टेट देयर शैल बी अ लेजिस्लेचर विच शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, यानी यहाँ पे लेजिस्लेचर में आएगा एक गवर्नर और दो और हो सकते हैं उसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 168 में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि इन द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, वहाँ 2 हाउसेज होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आर्टिकल 168 कहता है कि द लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, MP, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, UP shall consist of governor and 2 houses.
एक हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, दूसरे हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। यानी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने देखा था कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है, कुछ स्टेट्स के लिए लेजिस्लेचर में एक गवर्नर आता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आता है। लेकिन जो इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी स्टेट्स हैं, उनमें द लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड ओनली द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कहने का मतलब है कि कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, और कुछ स्टेट्स में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है। जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो यहाँ पे भी एक तब उस टाइम पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में स्टेट नहीं है तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आई होप ये चीज़ क्लियर है कि पार्लियामेंट में वी सॉ दैट कि हमने सेंटर में देखा था दैट पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द लोकसभा एंड द राज्यसभा। लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन ये सिर्फ इन स्टेट्स के लिए, कौन सी? आंध्र प्रदेश, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड यूपी। और बाकी जो स्टेट्स हैं उनके लिए द लेजिस्लेचर शैल कंसिस्ट ऑफ गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। वहाँ पे कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती है बाकी स्टेट्स की मैं जब बात करूँगा। इसके बाद आपका एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। वहाँ पे अगर आपको पता होगा काउंसिल ऑफ स्टेट्स हुआ करता था एंड हाउस ऑफ पीपल हुआ करता है। आर्टिकल 80 इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा, एंड आर्टिकल 81 इज लोकसभा। पहले राज्यसभा है फिर लोकसभा है। आर्टिकल 81 आपको बताता है हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा। अब यहाँ पे राज्यसभा नहीं होती है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। अगर आपको पता होगा, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कुछ में नहीं होती है। तो ये दिया गया है आर्टिकल 169 में, ठीक है। आर्टिकल 170 में दिया गया है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आर्टिकल 170 की बात करेंगे तो आर्टिकल 170 कहता है कि हर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते, एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो 60 से कम नहीं हो सकते। यानी आर्टिकल 70 कहता है कि किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। द मिनिमम नंबर ऑफ members that we can have in the legislative assembly of any state is 60 और मैक्सिमम जो है वो आपके हैं 500। को याद रखना है कि जो MLAs हैं, MLA या जिसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं, वो मिनिमम किसी स्टेट में 60 हो सकते हैं और मैक्सिमम जो है वो 500 हो सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है बट देयर इज एन एक्सेप्शन, जिस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है, ठीक है। दैट इज एक्सेप्ट द स्टेट्स ऑफ गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम। 3 स्टेट्स हैं, गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम, एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। इनमें 60 से कम आपके MLAs हैं। ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 60 से कम मेंबर्स नहीं हो सकते और 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है कि इन द स्टेट्स ऑफ गोवा, सिक्किम एंड मिजोरम एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैव फ्यूअर दैन 60 मेंबर्स, यानी वहाँ पे 60 मेंबर्स से कम हैं। तो ये आपको याद रखना है। इन एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा, ये 3 स्टेट्स का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद अगर आर्टिकल 171 की बात करेंगे, जो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करता है, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए। पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल दैट अ स्टेट कैन हैव शैल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में हमने देखा था कि मैक्सिमम 500 हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी जितने उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स होंगे उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में MLAs या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का नंबर जो है वो 300 है, तो उसका 1/3 100 आता है, तो वहाँ का लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। तो पहला आपको याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरी चीज़ है कि ये 40 से कम नहीं हो सकता। ये आपको याद रखना है कि ये 40 से कम नहीं हो सकता। इसमें एक्सेप्शन हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर, बट वो अब रिमूव हो गई है बिकॉज नाउ वी डोंट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम आपने याद रखा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे अगर आपको याद होगा, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सारे इलेक्ट होकर आते हैं। उनको सारे जो है वो आपको डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। जब आप स्टेट असेंबली इलेक्शंस में जब आप वोट करते हो तो आप
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चूज़ करते हो, यानी एमएलएस को चूज़ करते हो। यहाँ पे आप जब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो उनको कैसे चूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि वन थर्ड यानी जितने भी मेंबर्स होंगे उसका वन थर्ड जो है उनको इलेक्ट करेंगे वो वाले इलेक्टोरेट्स। यानी उनको कौन इलेक्ट करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एंड सच अदर लोकल अथॉरिटीज़। यानी वन थर्ड, अगर फॉर एग्जांपल टोटल 90 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अगर टोटल 90 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो उसमें से 30 जो होंगे उनको चूज़ करेंगे, उनको इलेक्ट करेंगे म्यूनसिपैलिटी के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या फिर लोकल अथॉरिटीज़ के जो मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे और उन 30 को अपॉइंट करेंगे। 1/12 यानी जितने भी होंगे उसका 12वां हिस्सा जो है उनको इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स, उनको इलेक्ट करेंगे ग्रेजुएट्स जो किसी भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आए होंगे। उसके अलावा 1/12 ऐसे होंगे जिनको इलेक्ट करेंगे ऐसे लोग जिन्होंने 3 साल पढ़ाया होगा, यानी ऐसे टीचर्स जिन्होंने हायर सेकेंडरी या उससे ऊपर वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3 साल पढ़ाया होगा मिनिमम। और 1/3 ऐसे होंगे जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। और अगर कुछ बचेंगे इसके अलावा तो उनको गवर्नर नॉमिनेट करता है ऐसे लोगों में से जिनका लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस। यहाँ पे आपको याद रखना है ये कोऑपरेटिव मूवमेंट वहाँ नहीं होता था जब हमने लोकसभा राज्यसभा में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने वो कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था, वहाँ पे लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस था। यहाँ पे लेकिन कोऑपरेटिव मूवमेंट है, ये डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू व्हाट वी सॉ इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस कॉम्पोजिशन को देखोगे तो याद रखोगे 1/3 ऐसे होंगे जिनको एमएलएज इलेक्ट करेंगे, 1/3 ऐसे होंगे जिनको म्यूनसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के मेंबर्स इलेक्ट करेंगे, 1/12 ऐसे होंगे जिनको ग्रेजुएट सेलेक्ट करेंगे, 1/12 ऐसे होंगे जिनको 3 ईयर्स एक टीचिंग एक्सपीरियंस जिनके पास होगा टीचर्स के पास वो इलेक्ट करेंगे। और जो रिमाइंडर होगा यानी जो बच जाएंगे, जितने भी बच जाएंगे उनको फिर नॉमिनेट करता है गवर्नर ऐसे लोगों में से जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। आई होप ये चीज़ क्लियर है। नाउ कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। इसके बाद आपका मनी बिल्स की डेफिनेशन स्टेट के अंदर 199 में दी हुई है। वहाँ पे अगर आपको मनी बिल्स की डेफिनेशन याद होगी तो मैंने वो बोला था कि वो 110 के अंदर आती है। ठीक है, एसेंट टू बिल्स वहाँ 111 में आता है, यहाँ पे 200 के अंदर आता है। इसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 112 वहाँ मैंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट में, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। ठीक है, इसके बाद पावर ऑफ द गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, ये 213 के अंदर आता है। और अगर आपको वहाँ पे अगर आपको याद होगा तो वहाँ पे वो आई गेस 123 के अंदर आता था शायद, यस 123 के अंदर। वहाँ पे 124 था एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स 214 के अंदर आता है। इसके बाद वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ जज है ऑफ द हाई कोर्ट 217 के अंदर आता है। एंड यहाँ पे फिर ऑथ एंड एफर्मेशन 219 के अंदर आता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस यहाँ 223 में आता है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस जो है वो 226 में आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वहाँ पे आप याद रखना सुप्रीम कोर्ट इज़ 124, हाई कोर्ट इज़ 214। तो अगर आप आर्टिकल 216 को देखोगे तो वहाँ पे एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम इट नेसेसरी टू अपॉइंट। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और जजेस होंगे। उनको अपॉइंट कौन करेगा, उनको प्रेसिडेंट, ये याद रखना है आपको, उनका अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। एंड उन कितनों को करेगा, ये प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो है आप जिन नीड के हिसाब से या जितना वो उनको लगेगा नेसेसरी है उतनों को अपॉइंट करेंगे। अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर आप जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के देखोगे वहाँ आर्टिकल 124 में लिखा है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अंटिल द पार्लियामेंट बाय लॉ प्रेस्क्राइब्स अ लार्जर अमाउंट नॉट मोर देन 7 अदर जजेस। यानी वहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा और 7 जजेस से ज़्यादा और जजेस नहीं हो सकते। आपको याद रखना है हाई कोर्ट वाले में ऐसा कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इसके सेकंड क्लॉज में देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सेम यहाँ पे जैसे हाई कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। यानी
वहाँ पे जज को जो अपॉइंट किया जाता है तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो लेता है रिकमेंडेशन किसकी, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की, जो आर्टिकल 124A में दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर्टिकल 124A में लिखा हुआ है दैट देयर शैल बी ए कमीशन नोन एज नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो जिसमें कौन कौन होगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा जो चेयरमैन होगा उसका, टू अदर सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी एक तो चीफ जस्टिस होगा और साथ में जो सीनियर मोस्ट दो और जजेस होंगे वो होंगे। इसके अलावा यूनियन लॉ मिनिस्टर या यूनियन द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो होंगे वो एक मेंबर होंगे। इसके अलावा टू एमिनेंट पर्सन्स जिनको नॉमिनेट करेंगे एक कमेटी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस होंगे एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है उसमें एक चीफ जस्टिस होता है, उसमें आपके सीनियर मोस्ट जो दो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं, उसमें यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस होते हैं और दो लोग होते हैं। तो टोटल इसमें चीफ जस्टिस एक, दो जजेस हो गए तीन, यूनियन मिनिस्टर हो गए चार और दो और लोग यानी 6 लोग होते हैं। और जो दो लास्ट के दो लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनको एक कमेटी अपॉइंट करती है, और वो कमेटी में कौन कौन होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस होते हैं और मेंबर ऑफ और अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो होते हैं। तो ये सब मिला के रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस बंदे को जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बना दो। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए जो मैक्सिमम एज है दैट 65 ईयर्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दैट ही शैल होल्ड द ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज के लिए वो 62 ईयर्स है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड, ही मस्ट बी फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स ए जज ऑफ हाई कोर्ट, यानी वो एटलीस्ट 5 साल तक हाई कोर्ट के जज होने चाहिए किसी, या फिर अगर दो हाई कोर्ट्स के रहे होंगे तो मिला के यानी कंसेक्यूटिवली उनके 5 साल होने चाहिए। ठीक है, यानी पहली कंडीशन है कि ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। दूसरी, ही मस्ट हैव उनका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जज ऑफ ए हाई कोर्ट। इसके अलावा अगर वो हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे होंगे तो एटलीस्ट 10 साल तक उनका एक्सपीरियंस रहा होना चाहिए। ही मस्ट बी एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। एंड तीसरा है, अगर वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे तो तब भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये 4 कंडीशंस है, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाई कोर्ट जज, या एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जज जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जो भी होंगे उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है और एक ऑर्डर से, ठीक है, तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और जो वो ऑथ लेते हैं, ऑथ एंड एफर्मेशन, वो प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। तो ये सारी कंडीशंस थी आपकी जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अगर आप हाई कोर्ट के जज की बात करोगे तो उसके लिए आर्टिकल 217 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट और एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ जज ऑफ ए हाई कोर्ट। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, सेम हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए भी प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो आर्टिकल 124A में दिया हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो 65 ईयर्स तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम उनकी एज 65 हो सकती है। याद रखना, हाई कोर्ट के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम एज इज 62 ईयर्स। अब यहाँ पे सेम, अगर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करना होगा तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप कंडीशंस देखोगे या क्वालिफिकेशंस देखोगे हाई कोर्ट जज की तो वो क्या है, पहला सेम है, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड है कि ही मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर्स, he must have held for at least 10 years at judicial office, यानी उन्होंने एटलीस्ट 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सेकंड, उनको एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एज ए
एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट ऑफ इन एनी हाई कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसमें दो ही कंडीशंस है। फर्स्ट इज एटलीस्ट 10 साल तक उन्होंने कोई जुडिशल ऑफिस होल्ड किया होना चाहिए इन द यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ इंडिया, और सेकंड कि वो किसी हाई कोर्ट में एटलीस्ट 10 साल तक एडवोकेट रहे होने चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को याद करोगे तो वहाँ पे मैंने बोला था ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड इज एटलीस्ट वो जज रहे होने चाहिए 5 साल तक, या 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वो एडवोकेट रहे होने चाहिए, या फिर अगर प्रेसिडेंट की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे तब भी वो अपॉइंट हो सकते हैं एज द सुप्रीम कोर्ट जज। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आई गेस ये क्लियर हो गई है अब। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जज का भी पूछ सकते हैं, 233 होता है, ये आप याद रखना। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन अंडर 233। अगर मैं यहाँ पे ये आपको बोलूँ तो इसमें कुछ आपको कंपैरिजन करोगे तो बेटर रहेगा। प्रेसिडेंट के लिए 52 होता है, गवर्नर के लिए 153 होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहाँ पे 74 है, यहाँ पे 163 है। यूनियन में अटॉर्नी जनरल होता है, आर्टिकल 76 में दिया हुआ है। स्टेट में अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट होता है, 165 दिया हुआ है। 79 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 168 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर। 110 is definition of money bills in the union, definition of money bills in the state is 199. Annual financial statement in the union is 112, in the state is 202. Supreme Court is 124, High Court is 214, एंड वहाँ पे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, वो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होता है। यहाँ पे जो स्टेट का ऑडिटर जनरल होता है, ऑडिटर जनरल ऑफ द स्टेट, उस वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस नहीं है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से आपको मेजर आर्टिकल्स का समझ आएगा।